गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल की क्लास में हमने नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स इसमें हमारे बच रहे हैं जो कि हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नॉन वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा हमारे वो ऑर्गेनेल्स आ रहे थे जिनका सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जैसा कि बेटा हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में, हमने देखा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स के केस में, हमने देखा था वैक्यूल्स के केस में और हमने देखा था लाइसोसोम्स के केस में। बेटा वहाँ क्या हो रहा था कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो सिंथेसिस कर रहा था प्रोटीन का। ठीक है, और जो हमारा ऐसे आया था दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा कर रहा था सिंथेसिस लिपिड्स का, यानी कि हमारे फैट्स का। ठीक है, तो फिर बेटा क्या हुआ कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से सिंथेसिस होके सिस फेज में जाके फिर पैकेजिंग का काम शुरू हुआ, जो कि हम पहुंच गए गोल्जी बॉडीज में। ठीक है, इन्हीं गोल्जी बॉडीज में जो पैकेजिंग हुई तो वहाँ पे हमारे नए ऑर्गेनल्स बन गए जिनको बेटा हमने क्या बोला, लाइसोसोम्स। ठीक है, और लास्ट में बेटा हमारे आ गए वैक्यूल्स जो फाइनली स्टोरेज का फंक्शन करेंगे। मैक्सिममली ये प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में। तो बेटा ये तो हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जहाँ पे सारे जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे हैं। वहीं हमारी बॉडी में बेटा प्रेजेंट है दूसरा सिस्टम दैट इज नोन एज नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले हमने देख लिया था अपने माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्या होता है, दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। बेटा पावर हाउस से हमें पता लग रहा है कि जितनी भी एनर्जी है सेल की वो यहीं से डेराइव होगी। अब मुझे बेटा बताइए कि एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा किसको होती है, प्लांट को या फिर एनिमल्स को? देखिए प्लांट एक जगह पे स्थित है, ठीक है, जबकि एनिमल्स के दिमाग में हज़ारों टेंशन चलती हैं, लोकोमोशन कहते हैं, फिजिकल लेबर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी हमारे एनिमल्स को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा ये लार्ज नंबर में हमारे प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाएंगी। उसके बाद में सेल्स ऑर्गेनल्स ऑफ एरोबिक यूकैरियोट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रैब साइकिल, ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करेंगे। ठीक है, दे आर विजिबल ओनली व्हेन दे आर स्टेन्ड। बेटा ये हाईली विजिबल, इनको आप माइक्रोस्कोप के हाई रिजोल्यूशन में आप इनको तभी देख सकते हो जब आप इनको क्या स्टेन करोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एनाएरोबिक यूकैरियोट्स में भी एब्सेंट होती हैं। एनाएरोबिक यूकैरियोट्स कौन होंगे? दोज हु डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ये प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमने शेप और साइज की बात करी थी इनकी। सिलेंड्रिकल है या फिर सॉसेज शेप है, डायमीटर 0.1 से लेकर 1 नैनोमीटर तक है और लेंथ जो है वो 1 से लेकर 4 नैनोमीटर तक है। उसके बाद में बेटा अगर हम इनको बहुत ज़्यादा जूम करके इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो वहाँ बेटा हमें दो लेयर्स देखने को मिलेंगी, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब ये बेटा जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। परमिएबल मीन्स उनकी एंट्री जो है वो अलाउड है, लेकिन जो बेटा इनर मेम्ब्रेन है वो कम ही मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल है। और बेटा यही वो जो अंदर वाली लेयर है वो फोल्ड करके हमारी बना देगी क्या, क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद में बेटा आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, सिंस दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनको इसने दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया, दोज वर आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। अब ये आउटर चैम्बर कौन है, वो स्पेस जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है। सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बेटा एक अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर वाली। ये वाला जो स्पेस है इसको हमने बेटा बोल दिया आउटर चैम्बर। क्या हमने बोल दिया, आउटर चैम्बर। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया दीज आर क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं इनर चैम्बर की तरफ। तो मेक्स कोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कंटेन सेमी फ्लूइड चैम्बर। और बेटा ये वो मैट्रिक्स है जहां पर हमारी क्रैब साइकिल आके कंप्लीट होगी। ये जो क्रैब साइकिल है बेटा ये हम करेंगे पीपी में, दैट इज प्लांट फिजियो। ठीक है,
उसके बाद में अगर कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कौन सा होता है, ये डिवाइड कैसे करेंगे, तो बेटा ये हमेशा फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। फिजन में भी कौन सा बाइनरी फिजन। उसके बाद में इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, यानी कि ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वाला जो रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में बेटा इनके पास खुद के राइबोसोम है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट दे आर हैविंग 70 एस राइबोसोम्स। कितने एस है? 70 एस। ऑल्दो यूकैरियोट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर इनका राइबोसोम जो है वो 70 एस सब यूनिट का है। क्लियर है? ठीक है, अगले पेज में हमने नोट भी कर रखा है। उसके बाद में बेटा इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो सी दिस वन इज द आउटर लेयर, दिस वन इज द इनर लेयर, ठीक है। और ये जो स्पेस है दैट इज द चैम्बर, आउटर चैम्बर। ये वाला जो चैम्बर है दैट इज इनर चैम्बर। इसी इनर चैम्बर में हमारे प्रेजेंट है क्या? क्रिस्टे, ठीक है। देखिए इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, डीएनए। मैट्रिक्स में बेटा क्या होगा हमारा? बताया था मैंने अभी, क्रैब साइकिल, ठीक है। उसके बाद में राइबोसोम कितने हैं? 70 एस सब यूनिट का है। और ये हो गई हमारी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रिस्टे, ठीक है। उसके बाद में वी हैव सीन द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम आवर एनसीईआरटी, इसका डायग्राम भी हम देख चुके थे। उसके बाद में बेटा हमने बात की थी प्लास्टिड्स की। ये भी जो है ये हमारे कैसे ऑर्गेनल्स है? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे, यानी कि जो इनका फंक्शन है किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के साथ भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ठीक है। ये शब्द जो दिया था ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल के बारे में बेटा इकोलॉजी में हम बहुत अच्छे से करेंगे, इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, यानी कि एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी इंडिपेंडेंस शो करता है, क्योंकि इसके पास भी इसका खुद का डीएनए है, इसके पास भी इसका खुद का आरएनए है। have their DNA and double membranous structure। बेटा डबल मेम्ब्रेनस में हमारे दो ऑर्गेनल्स आ गए अभी तक, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। stores or synthesizes organic compound, they are restricted to plants only, ठीक है। अब ये बेटा जो प्लास्टिड है ये प्लांट में ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये सब प्लांट्स में ही है, हमारे एनिमल्स में नहीं है, जिसकी वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कलर प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद में बेटा फर्दर हमने इनके डिविजन्स देखे थे। अगर हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दे आर ग्रीन इन कलर, possess photopigments that is chlorophyll and carotenoids, मेजॉरिटी इन मीजोफिल सेल। ज़्यादातर कहाँ है? मीजोफिल सेल, यानी कि हमारी लीव्स के अंदर है। शेप कैसा है? लेंस लाइक है, ओवल है, स्पेरिकल है या फिर डिस्क लाइक है। लेंथ 5 से 10 नैनोमीटर है, वेट 2 से 4 नैनोमीटर है। वहीं बेटा अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होके ऑरेंज होती हैं, जिनकी पत्तियां हरी ना होके लाल होती है, ठीक है। मोहब्बतें मूवी में वो जो एक पौधा दिखाया गया है, किस टाइप की लीफ होती है? किस कलर की लीफ होती है? वो ऑरेंज कलर की लीफ होती है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन के अलावा भी और कलर्स पजेस करेंगे, तो वो इन पिगमेंट्स की वजह से है, दैट इज chromoplast। Yellow or red in colors due to the presence of carotenoids and xanthophyll as well, and xanthophyll as well, ठीक है। Now coming to the leucoplast, these are the colorless or white colored plastids। इनको फर्दर बेटा हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और लास्ट हमारा हो गया एलेरोप्लास्ट। एलेरोन इज वो प्रोटीन, तो जो हमारा एलेरोप्लास्ट है दैट विल स्टोर प्रोटीन। जो हमारा इलायोप्लास्ट है ये फैट को स्टोर करेगा, और जो हमारा एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोपेक्टिन कहाँ पर आता है? कार्बोहाइड्रेट्स में है ना, यानी कि ये शुगर को स्टोर करेगा, यानी कि स्टार्च को स्टोर करेगा। चलिए, ये भी बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और इसकी भी जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। देखिए 2 लेयर्स तो आपको इजीली दिख रही हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ज़्यादा परमिएबल कौन होगी? हमेशा आउटर लेयर इज मोर परमिएबल, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन रहेगी, जो इनर लेयर रहेगी वो लेस परमिएबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये देखिए, ये जो अंदर का स्पेस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। उसके बाद में ये जो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे ग्रेना को, दे आर स्ट्रोमल लैमेले, पूरा नाम होगा इनका स्ट्रोमल लैमेले।
एंड देन बेटा ये जो अंदर का देखिए, एक अगर बेटा हमने थाइलेकॉइड को देखा तो उसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक तो मेम्ब्रेन आउटर और एक मिलेगा ल्यूमेन। क्या मिलेगा? ल्यूमेन। तो दिस इज बेसिकली द ल्यूमेन और दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और पूरे एक स्ट्रक्चर को हमने थाइलेकॉइड बोला। और यही थाइलेकॉइड जो है पाइल्स, जैसे हम कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखते चले जाते हैं ना, या फिर हम बोलते हैं वो जो यूनो कार्ड्स हम प्ले करते हैं, तो हम एक के ऊपर एक कार्ड रखते चले गए है ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, जहाँ पे जो हमारे थाइलेकॉइड्स हैं वो स्टेक्स बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं? पाइल बना रहे हैं। इस पूरे पाइल को हम बोलेंगे ग्रेना। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में बेटा वी हैव सीन द प्लास्टिड फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद में हमने ये जो ऑर्गेनल्स थे इनके बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था, ऑल्दो इनको डिटेल में हम करेंगे पीपी में, यानी कि हमारे प्लांट फिजियो में। स्ट्रोमा स्पेस इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा लिमिट किया गया स्पेस। इनमें बेटा वो एंजाइम्स होंगे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होंगे, और साथ ही साथ में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइबोसोम्स के लिए भी। नाउ कम्स थाइलेकॉइड, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के ऊपर वो जो हमें पाइल करके ऑर्गेनल्स दिख रहे थे, दे वर नोन एज थाइलेकॉइड्स। ये पाइल में अरेंज होंगे, उस पाइल को हमने बोला ग्रेना। ग्रेना इज बेटा प्लूरल और इसी का सिंगुलर हमारा हो जाएगा ग्रेनम। क्लियर है? उसके बाद में बेटा थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है। नाउ कमिंग स्ट्रोमल लैमेले, बेटा ये क्या कर रहे थे? कनेक्शन का काम कर रहे थे। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, यानी कि जो डिफरेंट ग्रेना होंगे उनके थाइलेकॉइड्स को ये क्या करेंगे? अटैच करके रखेंगे। उसके बाद में ल्यूमेन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड एनक्लोजेस स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। सपोज दिस इज अ थाइलेकॉइड, ठीक है बेटा, आउटर स्ट्रक्चर को हमने बोला थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, दैट इज नोन एज ल्यूमेन। दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में बेटा इसका राइबोसोम भी कितना होगा? 70s सब यूनिट, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है? ये बेटा क्वेश्चन मैंने किया था, आप लोगों ने सही आंसर दिया था। उसके बाद में बेटा वी केम टू अनदर टॉपिक दैट वाज राइबोसोम्स। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम है, यूकैरियोट में भी है। अब आखिर हम जानेंगे कि राइबोसोम्स जो हमारे होते हैं वो होते क्या है। तो बेटा राइबोसोम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज पैलेडे पार्टिकल्स। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी पैलेडे ने। ठीक है इन एनिमल्स, पैलेडे ने एनिमल्स में डिस्कवरी की थी ईयर 1953। एनिमल्स में बेटा की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किसने? सॉरी, प्लांट्स में की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। उसके बाद में बेटा इनके पास में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये आंसर तो हम ऐसे ही दे सकते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम होते हैं, यानी कि जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद में दीज आर कॉम्पोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होगा वो 81 सब यूनिट का होगा। ऐसे यहाँ पे है बेटा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट हमारा जो होगा दैट विल बी 70s, जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस, चीपली प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद में हमने बेटा इसको एनसीईआरटी से भी कर लिया था। उसके बाद में हमने देखा था बेटा साइटोस्केलेटन। नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पर भी स्केलेटन शब्द आ जाए यानी कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या दे रहा है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हियर कम्स अ साइटोस्केलेटन व्हिच इज द नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद में मैकेनिकल सपोर्ट और सेल की मोटिलिटी और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा था। तो इतना बेटा हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो बेटा हमारा गोल है, आज बेटा हम करेंगे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स, सीलिया और फ्लैजिला, और न्यूक्लियस जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीलिया और फ्लैजिला से। पहले तो बेटा ये डायग्राम देख लीजिए, पहले तो ये डायग्राम देखिए। तो डायग्राम देख लिया बेटा, दोनों में अंतर पता लग रहा है। फ्लैजिला जो है बेटा ये सिंगल एक टेल लाइक प्रोजेक्शन है जो निकलेगा। उसके बाद में जो हमारा सीलिया है बेटा वो स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया,
यहाँ पर ब्रश लाइक आपको हेयर लाइक अपीयरेंसेस दिख जाएंगी, दीज आर नोन एज सीलिया। वेयर एज किसी बैक्टीरिया में अगर आपको ये सिंगल एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूबुलर, दैट इज नोन एज फ्लैजिला। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो सीलिया आर स्लैंडर protuberances that project from the much larger cell body. A flagella is a lash-like appendage that protrudes from the cell body. Lash-like मतलब एक सिंगल हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सेल की बॉडी से निकलेगा। क्लियर है इतना? चलिए अब इन्हीं के बारे में बेटा लिखने चलते हैं, नोट कर लेते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो बिना दोनों ही क्या है, सबसे पहला पॉइंट, बोथ आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। सीलिया क्या है, ब्रश लाइक या फिर हेयर लाइक अपीयरेंसेस, यूजुअली वेरीज इन नंबर, ठीक है। उसके बाद में बेटा अगर हम फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला इज अ सिंगल flagella is a tubular structure protruding from the cell body, ठीक है। यानी कि किसी भी सेल बॉडी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा उसको बेटा हमने बोल दिया फ्लैजिला। उसके बाद में बेटा इनका एक कोर होता है, क्या होगा, कोर। देयर कोर इज नोन एज बेटा, इनके कोर को हमने एक शब्द दे रखा है दैट इज एक्सोनीम। इनके कोर को हम एक्सोनीम नाम के स्ट्रक्चर से जानते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, इसके पास में होंगे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपस में पैरेलली रन करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल, ठीक है। यानी कि बेटा ये जो एक्सोनीम है इसके पास में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलली जो है वो एक्सिस पे रन कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में बेटा इट यूजुअली हैव 9 पेयर्स, 9 पेयर्स, कहीं से कुछ याद आया, इसमें 9 पेयर्स रेडियली अरेंज्ड आपको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख जाएंगे, ठीक है। इट यूजुअली हैव 9 पेयर्स, इट यूजुअली हैव, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन से जो है वो आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो यू हैव टू स्टडी दिस इन अ वेरी 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 important way, ठीक है। It usually have 9 pairs of doublet of 9 pairs of doublet of radially spiked arranged या फिर spiked peripheral micro
ट्यूब्यूल्स। बेटा इस लाइन का मतलब समझ में आया। जनरली इसके पास में 9 पेयर्स ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब देखिए एक होता है सिंगलेट, सिंगलेट मतलब सिंगल में कोई चीज़ प्रेजेंट रहेगी, डबलेट मतलब उसका जो नंबर होगा वो 2 प्रेजेंट रहेगा। ऑफ रेडियली, रेडियली मतलब बेटा इन अ सर्किल, ठीक है, ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरीफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसी के साथ में बेटा ये अटैच कहाँ से होंगे, एंड आर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रो ट्यूब्यूल्स, यानी कि देखिए एक तो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रो ट्यूब्यूल होगा, इसी के बेटा हमने क्या देखा है 9 पेयर्स, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बेटा ये जो है ये आपस में पैरेलली जो है वो एक दूसरे से स्पाइक्ड रहेंगे, तो दिस इज द अरेंजमेंट। और बेटा इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 एरे, सच एन अरेंजमेंट is called 9+2 array. Is that okay? बेटा कोई डाउट है? सिलिया ऑफ लेस्ला समझ में आया? सिलिया ऑफ लेस्ला समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ते हैं, चलिए। बोथ आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, पहला पॉइंट हमारा, दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद में बेटा वी टॉक अबाउट सिलिया, दे आर ब्रांचेस लाइक सिंपल हेयर, लाइक टूथब्रश देखा है उसमें भी हेयर होते हैं, वैसा ही इनका प्रोजेक्शन होता है। वेयरएज प्लेजला इज अ सिंगुलर ट्यूब स्ट्रक्चर, बेटा ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम में ये चीज़ें दिखा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद में बेटा इनकी कोड को हम बोलेंगे एक्सोनीम, और इसके पास में होते हैं बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे, और उसी के बाद में सेंट्रल में भी एक हमारा माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहेगा जहाँ से अटैच रहेंगे, और इस अरेंजमेंट को बेटा हम बोलेंगे 9+2 एरे। क्लियर है? आगे देखते हैं, ये देख लीजिए बेटा, ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। किसका है? सिलिया या फिर फ्लैजिला का। बेटा इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं इसको और अच्छे से आपको बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, यानी कि 9+2 वाला अरेंजमेंट जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, 9+2, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए बेटा, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में ये जो बीच वाला एरिया आपको दिख रहा है, चलिए हम लोग अपना खुद बना लेते हैं, ठीक है। बेटा ये क्या होगी हमारी पीएम, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हमने क्या बोला, सेंट्रल सेट, क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेट, इसी सेंट्रल सेट के पास में बेटा मैंने क्या बताया था, एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, देखिए लिखा भी है 9+2, 9 जो है वो पेरीफेरल है, 9 जो है पेरीफेरली अरेंज्ड है, 2 जो है वो हमारे कहाँ है, सेंटर में है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे क्या हो गए, सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, क्लियर है इतना। उसके बाद में बेटा यहाँ पर हमें मिलेंगे डबलेट में, यानी कि देखिए एक हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और 8 और एक 9, ठीक है। तो ये जो बेटा हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुए हैं, एक और बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो बेटा आपको डबल अरेंज दिख रहे हैं यही है हमारे 9 जो कि डबलेट में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब इन्हीं बेटा डबलेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ प्रोजेक्शंस जिनको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स। बेटा इनका काम होता है कि इस वाले अरेंजमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है। क्लियर है पूरा डायग्राम? पूरा डायग्राम बेटा क्लियर है? आगे चलें, आगे आ जाइए, इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेता हूँ। Cilia and flagella. Cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. Generally कहाँ से निकलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है। Cilia is smaller structure which works like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid.
फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ठीक है। इन कंपेरिजन बेटा अगर आपसे कोई पूछे तो सीलिया और फ्लैजिला में हमेशा फ्लैजिला का जो साइज है डेट विल बी ग्रेटर देन सीलिया, यानी कि फ्लैजिला जो है वो साइज में ज़्यादा बड़े होंगे इन कंपेरिजन टू सीलिया। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कर लेते हैं। मैं करना भूल गई हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। The flagella of eukaryotes या फिर eukaryotic cells are different from the flagella of eukaryotic cell। देखिए यूकैरियोटिक सेल में बेटा आप पढ़ेंगे एक्सोनीम वगैरह, क्या पढ़ेंगे एक्सोनीम वगैरह, जबकि प्रोकैरियोट में बेटा हमने क्या देखा था, फ्लैजिला ऑफ, दोनों जगह मैंने यू ही लिख दिया है प्रोकैरियोट, ठीक है, ये है प्रो। प्रोकैरियोटिक में बेटा आपने क्या पढ़ा था, याद करिए, हुक, बेसल बॉडी और क्या, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडीज और फिलामेंट, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लैजिला था बेटा वो यहाँ वाले फ्लैजिला से अलग है। यहाँ पे हमने देखा है एक्सोनीम और साथ ही साथ में 9+2 अरे या फिर अरेंजमेंट, ठीक है, ये लाइन क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, लेट्स से the electron microscopic study of a cilium or the flagellum shows that they are covered with the plasma membrane। their core is known as exonym, important है बेटा, ठीक है। possesses a number of microtubule running parallel to the long axis, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके जो हमारे हैं वो प्रेजेंट रहेंगे डबलेट में, ठीक है। The exonym usually has 9 pair of doublets of radially arranged peripheral microtubule। जनरली कहाँ होंगे, सर्कल जो बेटा हम बनाएंगे, जो हमने सर्कल बनाया इसके भी पेरीफेरल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में and a pair of centrally located microtubules, जो कि हमने बना दिया, such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as the 9+2 array। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है आपका यहाँ से। The central tubules are connected by the bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। बेटा मैंने क्या बताया था, इन्हीं के ऊपर आपको एंटीना लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जिनको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक्स, जो कि काम करेंगे कनेक्शन का और इस पूरे स्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करेंगे। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड by the linkers। Both the cilium and flagellum emerges from centriole-like structure called the basal bodies। बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, जो पेरीफेरल वाले डबलेट हैं, पेरीफेरल वाले डबलेट हैं, इनको बेटा अरेंज करने वाला या इनको कनेक्ट करने वाले लाइन को हम बोलेंगे लिंकर्स। क्या बोलेंगे, लिंकर्स। तो यहाँ पे बेटा आके हमारा सिलिया और जो फ्लैजिला है ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। Now coming to another topic of non-endomembrane system, that is centrioles और क्या, सेंट्रोजोम, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सेंट्रोजोम की। देखिए बेटा इन दो शब्दों में हमेशा जो है वो कंफ्यूजन रहता है, तो मैं एक लाइन से क्लियर करूंगी। सेंट्रोजोम जो है पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे, उसके अंदर जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे सेंट्रीओल्स, ठीक है। तो पहली सब हेडिंग बेटा डाल लीजिए सेंट्रोजोम।
क्या बताया बेटा मैंने अभी? सेंट्रोसोम के अंदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलेंगे सेंट्रियोल्स। लिख लीजिए, डिफाइन कर लेते हैं इनको। ऑर्गेनेल्स having two cylindrical structures, two cylindrical structures called centrioles. Okay. Because to avoid confusion, we can write it in a statement. Centrosome includes two cylindrical centrioles. Now clear? दोनों शब्दों में एक मोटा मोटा डिफरेंस पता लगा कि सेंट्रोसोम जो है उसके अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे, ठीक है। नाउ दे आर सराउंडेड बाय, बेटा ये जो होंगे यानी कि जो हमारे सेंट्रोसोम्स होंगे उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर, ठीक है, मटेरियल, यानी कि इनके आसपास बहुत सारी पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। अब बेटा ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों परपेंडिकुलर लाई करेंगे। कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर। कैसे लाई करेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। लिख लीजिए, बोथ सेंट्रियोल्स लाइज perpendicular to each other, ठीक है। यानी कि जो दो हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है ऐसा नहीं है कि खुले घूम रहे हैं, ठीक है। दोनों का जो अरेंजमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ईच ऑफ दम gives cartwheel like appearance, कार्ट व्हील क्या बेटा? पहले जो बैलगाड़ी वगैरह चलती थी ना उसके पहिया, उसके जैसे पहिए होते थे, उसके जो व्हील्स जैसे होते थे, सेम ऐसा ही अपीयरेंस देगा क्या? हमारे सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट, जो कि कैसा है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेटा ये भी आता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि आपको कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस शो करेगा? अब बेटा ये बने किसके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा एक लेटर हमारा आएगा 9, जो हमने पिछली बार में पढ़ा है। किसमें? जो हमने पढ़ा है हमारे सिलिया और फ्लैजिला में। यहाँ पर भी एक लेटर हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ 9। बेटा यहाँ पर भी कौन सा लेटर आया? 9। तो 9 को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद रखना है। स्पेस्ड पेरीफेरल, पेरीफेरल fibrils of प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन, ट्यूब्यूलिन, ठीक है। मतलब कि जो ये हमारी क्या है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स है, ये 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबुलिन, ठीक है। अब ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज आ ट्रिपलेट, ईच पेरिफेरल fibril is a triplet,
देखिए डबलेट कहाँ था, सीलिया और फ्लैजिला में, यहाँ क्या है ट्रिपलेट, यानी 3 वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ध्यान से मैं आपको 2-3 लाइंस बताऊंगी, वो भी हमें नोट करना है। उससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स होते क्या हैं। तो बेसिकली सेंट्रोसोम्स आर दी सेल ऑर्गेनेल्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स विच आर नोन एज सेंट्रियोल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि 2 हैं तो खुलेआम घूम रहे हैं बेटा, ये परपेंडिकुलरली अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये अपीयरेंस कैसा देंगे, कार्ट व्हील, यानी कि जो हमारी बैलगाड़ी होती है उसके पहिए जैसा अपीयरेंस शो करेंगे। उसके बाद में बेटा ये 9 पेरिफेरल प्रोटीन की बनी है। कौन सी प्रोटीन, स्पेसिफिकली ट्यूबुलिन। ठीक है, ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट और डबलेट शब्द आपको याद रखने हैं। नाउ सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of triplet is called या known as हब। क्या बोल रहे हैं उसको बेटा हम, हब। देखिए हब शब्द कहाँ से आया, हब का मतलब होता है किसी भी चीज का सेंटर, किसी भी चीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंट्रल पार्ट हमारे जो प्रॉक्सिमल रीजन है ट्रिपलेट का, उसको हमने बोल दिया हब। ठीक है, उसके बाद में ये जो हब्स हैं बेटा, ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे बाय द रेडियल स्पोक्स। द हब्स आर कनेक्टेड वाया रेडियल स्पोक्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको ये सेंट्रियोल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने जा रही हूँ कि सेंट्रियोल्स का बेसिक इस्तेमाल कहाँ पर होता है, या बेसिक इसको हम स्टडी कहाँ पर करते हैं। तो ये जो बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला का था, ठीक है, लिख लीजिए नोट, सेंट्रियोल्स फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ क्या एंड फ्लैजिला। ठीक है, जो बेसल बॉडी हमारा बन रहा था वो एक्चुअल में हमारा सेंट्रियोल से ही बन रहा था। और साथ ही साथ में बेटा एक शब्द आपने सुना होगा स्पिंडल फाइबर का, सेंट्रियोल्स ऑल्सो फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे बेटा ये क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर है सारी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर है सेंट्रियोल्स के बारे में और सेंट्रोजोम के बारे में। ठीक है, एक बार इनको बेटा हम देख लेते हैं डायग्राम से और एनसीईआरटी। ये देख लीजिए, ये बेटा एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स। देखिए जहाँ पर भी बेटा आपको 2 स्ट्रक्चर दिख जाए, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख जाए, उसके बाद में बेटा आपको शायद ये स्ट्रक्चर दिख रहा हो, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए ध्यान, क्या आपको यहाँ पे ऐसे अरेंज वाला सिस्टम दिख रहा है जो कि एक बुलक कार्ट के व्हील जैसा आपको अपीयरेंस दिख रहा है। तो दिस इज आर सेंट्रियोल। ठीक है, किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। उसके बाद में बेटा ये है हमारे सेंट्रोजोम, जो कि हमारे ये देखिए जहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो रहे हैं, इन ऑर्गेनल्स को हमने बोला क्या, सेंट्रोजोम्स। क्लियर है सारी चीजें, यानी कि सेंट्रोजोम के अंदर हमारे आएंगे सेंट्रीओल्स। सारी चीजें क्लियर है, सारे टॉपिक्स। आगे चलते हैं, आगे इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में क्या। हम्म, okay, so centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centrioles.
They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubule protein, यानी कि microtubules. करो tubules. Clear? Now, each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and known as hub. Central portion को बेटा हम यहाँ पे बोल रहे हैं hub, which is connected with tubules of the peripheral triplet by a radial spokes made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and the spindle fibers that gives rise to the spindle apparatus during the cell division in animal cell. Clear है सारी चीजें? एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए. ठीक है बेटा, क्लियर है सारी चीजें? इसके बाद में मैं आपसे एक और शब्द पूछूंगी अभी. बेटा एक शब्द और आता है, सेंट्रोमेयर. सुना है सबने? ये सेंट्रोमेयर कहाँ आता है? ये सेंट्रोमेयर का मतलब क्या होता है, बताइए किसी को पता हो? चलिए मैं बताती हूँ. These are specific regions in the chromosome which stimulates adhesion of spindle fibers. ठीक है, सेकंड रुकिएगा. adhesion of spindle fiber. क्लियर है? यानी कि 3 शब्द हमारे पास हो गए, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स और तीसरा सेंट्रोमेयर. कौन कौन से 3 शब्द हो गए? देखिए दोबारा लिख लेते हैं हम एक बार, जिसकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए. सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमेयर. क्या? नाउ सेंट्रोसोम क्या है? द ऑर्गेनेल consisting of 2 cylindrical shaped centrioles. Clear? Now another centrioles की तरफ चलते हैं. 2 इन नंबर है, कैसे है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उसके बाद में बेटा ये सेंट्रियोल्स क्या काम करेंगे? ये बनाएंगे हमारे, क्या बना रहे थे? बेसल बॉडी, और साथ ही साथ में बना रहे थे स्पिंडल फाइबर. उसके बाद में बेटा इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रोमेयर, द स्पेशल लोकेशंस, द स्पेशल लोकेशंस in chromosome which offer
साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। है बेटा, तीनों चीजें क्लियर है, तीनों में डिफरेंस अब कर लोगे। एक बार आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में बेटा न्यूक्लियस जो है वो कल की क्लास में हम कंप्लीट और साथ ही साथ में वो जो हमारा चैप्टर है सेल, ये भी खत्म हो जाएगा कल की क्लास। ठीक है, ओके। So talking about the cilia and flagella, तो cilia are the small brush like appearances। दोनों ही, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ज़्यादा एडवांस्ड कौन है, ज़्यादा एडवांस्ड फ्लैजिला। उसके बाद में फ्लैजिला जो है वो नंबर में कम होगा लेकिन साइज में बड़ा होगा। ठीक है, दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। सीलिया ब्रश लाइक है, फ्लैजिला एक सिंगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में बेटा इनकी कोर को हम बोलेंगे एक्सोनीम। उसके बाद में बेटा इनमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में बेटा कैसे डबलेट फॉर्म होगा, डबलेट के बाद में एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+2 एरे। क्या बोलेंगे, 9+2 एरे। ठीक है, इन्हीं एरेज के ऊपर बेटा रेडियल स्पोक्स देखने को मिलेंगे जो क्या कनेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि प्रोकैरियोट का जो सिलिया ऑफ फ्लैजिला रहता है वो यूकैरियोट के सिलिया ऑफ फ्लैजिला से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रही है दिस इज द सेंट्रल शेड। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमारे हैं ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट है। कितने होंगे, 9 होंगे। ये इंटरकनेक्टेड ब्रिजेस हैं, ये है हमारे रेडियल स्पोक्स, तो कनेक्शन का काम करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलिया एंड फ्लैजिला। उसके बाद में हमारे आते हैं सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स। जो बेटा सेंट्रोसोम्स हैं बेटा ये ऑर्गेनल्स होंगे जिनके पास में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे जिनको हमने बोला सेंट्रियोल्स। तो इसी के साथ में बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कंप्लीटेड, दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, और कल की क्लास के लिए बेटा बच रहा है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में हम करेंगे क्रोमोसोम, देन वी विल कंप्लीट दी चैप्टर। और इसके साथ में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं और कल हम लौटेंगे नई टॉपिक के साथ में दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ द। थैंक यू।